स्ट्रोलर पुश करते हुए शेंदाई हॉस्पिटल के कॉरिडोर से फास्ट चल रहा था। उसके स्टेप्स क्विक थे, जैसे बस अभी यहाँ से निकलना ही चाहता हो। और पीछे से जुमोयू भी 2-3 स्टेप्स का गैप रख के उन्हें फॉलो कर रहा था और बीच बीच में स्ट्रोलर का हैंडल लेने की कोशिश कर रहा था। मैं ले लेता हूँ ना, जुमोयू ने हाथ बढ़ाया। मेरी कार गेट पे ही है। शेंदाई ने सीधा मना कर दिया, बोला नहीं। फिर 1 सेकंड रुक के थोड़ा कामली बोला, हॉस्पिटल का गार्डन बहुत सुंदर है, मैं क्यू को थोड़ा वॉक करवा देता हूँ। जुमोयू ने बिना आर्ग्यूमेंट किए बस तुरंत डिसीजन चेंज कर दिया, बोला तो फिर मैं भी साथ चलता हूँ ना। शेंदाई ने साइड ग्लास देते हुए कहा, मीटिंग नहीं है क्या तुम्हारी? अभी अभी तो जुमोयू ने चेंग राउजे का कॉल अटेंड किया था और शेंदाई ने भी इसीलिए हाँ बोला था वॉक के लिए, क्योंकि उसे जुमोयू की कार में नहीं बैठना था। जुमोयू का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो गया, जैसे दुनिया की सारी मीटिंग्स एक साइड और ये मोमेंट एक साइड। मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली वॉक है, बोल के उसने तुरंत चेंगराउजे को वीचैट पर मैसेज कर दिया कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। शेंदाई ने भी थोड़ा हेल्पलेस सा एक्सेल किया, बोला ठीक है फिर। इस वक्त सन ऑलमोस्ट सेट होने वाला था। रिहैबिलिटेशन एरिया का गार्डन कूल और काम था। हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस थी। ये वही गार्डन था जहाँ पेशेंट्स ऑक्सीजन इनहेल करने, थोड़ा रिलैक्स करने, अपना माइंड लाइट करने आते थे। पहले यहाँ यंग गर्ल्स आकर फोटो क्लिक करती थी, एस्थेटिक रील्स और सेल्फीज टाइप की, पर बाद में हॉस्पिटल ने बंद कर दिया क्योंकि पेशेंट्स को डिस्टर्ब होता था। शेंदाई का माइंड एकदम सॉफ्टली पास में स्लिप कर गया। उसे याद आया, पहले वो अपनी दादी माँ को भी यही वॉक के लिए पुश करके लाता था। रैंडम कोई शेडेड बेंच मिलती तो वो लोग वहीं बैठ जाते, हवा एंजॉय करते, थोड़ा सन सोक करते और बीच बीच में बस 2-3 लाइंस की बात। ज्यादातर टाइम ग्रैंडमा सिर्फ नेचर की वाइटलिटी फील करती थी, जैसे जिंदगी का एक काम रिमाइंडर। ब्रीज में फ्लावर्स और प्लांट्स की लाइट फ्रेगनेंस थी और शेंदाई को 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे ग्रैंडमा का वो जेंटल लविंग फेस फिर से उसके सामने आ गया हो। अदाई, जुमोयू ने कॉल किया। शेंदाई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अदाई, जुमोयू ने दोबारा बोला और तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि शेंदाई लिटरली डेज में चला गया है। शेंदाई ब्लिंक करके प्रेजेंट में आया, बोला हाँ क्या हुआ? जुमोयू ने बेंच की तरफ पॉइंट किया और बोला यहाँ बैठना है। शेंदाई ने हल्का सा नॉड किया, बोला हाँ बैठते हैं ना। वो वॉक करके बेंच पर बैठ गए। फिर लो वॉइस में वो बोला, जब भी मैं ग्रैंडमा को वॉक करने के लिए यहाँ लाता था ना, मैं मोस्टली यहीं बैठता था। जुमोयू भी क्वाइटली उसके पास ही बैठ गया। उसने फिर स्ट्रोलर को एडजस्ट किया, ऐसे टर्न किया कि क्यू उन दोनों की तरफ फेस करे। क्यू ने दोनों को देखा और एक छोटी सी मिस्चीवियस स्माइल दे दी। वो ही टाइप स्निक, बिल्कुल बेबी वाली, प्योर और क्यूट सी। जुमोयू ने बिल्कुल प्रैक्टिकल मोशन में नैनी बैग से फीडिंग बोतल निकाली, जैसे ये काम वो रोज ही करता हो। उसने बोतल का लिड ओपन किया और क्यू को पानी पिलाने लगा। शेंदाई ने भी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में बिब रेडी कर लिया, ताकि क्यू ड्रिंक करके अगर माउथ मैसी करे तो वो तुरंत वाइप हो जाए। और जब क्यू ने पानी पी लिया, शेंदाई ने जेंटली उसका माउथ वाइप कर दिया। तभी शेंदाई को रियलाइज हुआ कि वो दोनों कितने नेचुरली कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जैसे एक साइलेंट टीम वर्क। कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कोई हेसिटेशन नहीं, बस एक फ्लो में। उसका हार्ट 1 सेकंड के लिए थोड़ा टाइट सा हुआ। शेंदाई की नजर जुमोयू के हाथों पर चली गई। वो हैंड्स स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, कैपेबल, वही हैंड्स जो यूजुअली एक्सपेंसिव वॉच पहने होते हैं, सूट के कफ से निकलते हैं, कभी पेन पकड़ के $1 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स फ्लिप करते हैं, कभी फोन और लैपटॉप पर नॉन स्टॉप वर्क हैंडल करते हैं। हैंड्स तो इंसान का सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट होता है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। पर अभी वो हैंड्स किसी ऑफिस सीन में नहीं थे। अभी वही हैंड्स एक छोटा सा फीडिंग बॉटल पकड़े हुए थे। सिर्फ ये हाफ पिक्चर इतनी वार्म लग रही थी कि शेंदाई के माइंड में 1000 सॉफ्ट रेवरीज बनने लगी। एक टॉप अल्फा
जो नॉर्मली पावर और डोमिनेंस का सिंबल होता है, आज अपने बेबी को पानी पिला रहा था, और वो भी उसी हाथ से जो कभी $1 बिलियन डील्स फाइनलाइज करता है। शेंडाई को एक वियर्ड सा शॉक फील हुआ, सॉफ्ट, वार्म और थोड़ा डेंजरस भी, क्योंकि इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। ज़ू मयो ने बॉटल शेक करके कैजुअली बोला, ड्रिंकिंग सो मच, ये तो सच में बहुत खाता है, बहुत पीता है और बहुत पूप करता है। फिर बिल्कुल शेमलेसली ऐड किया, बिल्कुल पिग जैसा। शेंडाई ने क्यूक्यू का माउथ वाइप करते हुए कामली बोला, अरे तो फिर वो बड़ा कैसे होगा? फिर ज़ू मयो को साइड आई देकर उसने ऐड किया, तुम भी बचपन में ऐसे ही रहे होंगे। ज़ू मयो हंसा, बिल्कुल शेमलेसली, फिर बोला, हाँ ऑब्वियसली। फिर एक सेकंड सोच के थोड़ा टीजिंग टोन में बोला, अगर तुम ओमेगा होते ना, तुम्हें रेस करना और इजी होता जब तुम छोटे थे। शेंडाई का एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहा, बस बोला, मे बी। ज़ू मयो ने इनोसेंट फेस बनाया, फिर बोला, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ओमेगा रेस नहीं किया। फिर वो स्लोली कैजुअली शेंडाई के शोल्डर को टच कर गया, बस एक लाइट टच, पर इंटेंशन फुल क्लियर। और फिर वो स्माइल के साथ टीज करते हुए बोला, तुम एक और बेबी दे दो ना, फिर हम दोनों मिलके उसे रेस करेंगे। शेंडाई तुरंत सीधा बैठ गया, पोस्चर स्टिफ, फेस ब्लैंक। उसने ज़ू मयो को इग्नोर कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ज़ू मयो ने शेंडाई का एक्सप्रेशन एकदम डिटेल में ऑब्जर्व किया, जैसे वो माइक्रो रिएक्शंस भी मिस नहीं करना चाहता। अदाई, गुस्सा हो? उसने सॉफ्टली पूछा। डॉक्टर की बात पसंद नहीं आई? शेंडाई ने बिना एक्स्ट्रा इमोशन के बोला, नहीं। शेंडाई ने बिप को नीटली फोल्ड किया और बैग में रख दिया। फिर वो सीधा ज़ू मयो की आंखों में देखने लगा। उसकी वॉइस काम थी, बट अंदर से हैवी। वो स्लोली बोला, आई हैव बीन थिंकिंग, हम दोनों को एक दूसरे के साथ किस स्टेट में रहना चाहिए। इस बार ज़ू मयो का टर्न था स्ट्रेट बैठने का। वो एकदम अलर्ट हो गया, जैसे किसी ने उसके चेस्ट पे डायरेक्टली हाथ रख दिया हो। नर्वस, केयरफुल, बिल्कुल एकदम अब क्या बोलेगा वो वाला सीन। शेंडाई ने लो वॉइस में कंटिन्यू किया, बोला, जब मैं वापस आया उसके बाद बहुत टाइम तक मैं तुमसे डिस्टेंस रखना चाहता था। मैं क्यूक्यू को भी तुम्हारे पास नहीं आने देता था। उसकी आंखों में एक पुराना डर था, एक पुरानी थकान। बोला, क्योंकि जो पास में हुआ मैं उससे एस्केप नहीं कर पाया। मैं सोचने से भी डरता था कि अगर फिर से रिपीट हुआ तो हम दोनों का क्या होगा और क्यूक्यू का क्या होगा। ज़ू मयो तुरंत डिफेंड करने लगा, अदाई। पर शेंडाई ने उसकी बात कट कर दी, बोला, पहले सुनो मेरी। उसकी टोन सॉफ्ट थी बट फाइनल। पर अब जैसे तुम कह रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम पे डिपेंडेंट हो गया है। उसकी कस्टडी भी तुम्हारी ज़ू फैमिली में है और फ्यूचर में उसे एजुकेशन फंड्स चाहिए होंगे, सुपीरियर एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए होंगी। शेंडाई का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था, पर उसकी आंखों में एक डिफीटेड एक्सेप्टेंस था। वो आगे बोला, मैंने एक टाइम पे सोचा था कि मैं उसे लेकर चला जाऊंगा, दूर, बिल्कुल गायब। पर अब लगता है ये अनरियलिस्टिक है। मैं उसे उन सब चीजों से दूर नहीं कर सकता जो उससे मिल सकती हैं। फिर शेंडाई ने एक सेकंड पॉज लिया, जिसे अपने आप को भी वो मेंटली रेडी कर रहा हो। फिर बोला, सो हमारे बीच जो रिलेशनशिप मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो बस ये है कि तुम क्यूक्यू के अल्फा फादर हो। ज़ू मयो कुछ सेकेंड्स बिल्कुल साइलेंट रहा, ना रिएक्शन ना एंगर, बस एक कंट्रोल्ड स्टिलनेस। फिर उसने कामली बोला, मुझे शॉक नहीं लगा अदाई, तुम हमारे रिलेशनशिप में हम दोनों की बात कर रहे हो, पर हर वर्ड में क्यूक्यू ही आ रहा है, जैसे अगर क्यूक्यू नहीं होता तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं। शेंडाई ने लो वॉइस में बोलना स्टार्ट किया, रियलिटी,
पर जुमोयू ने उसकी बात काट दी। बोला, रियलिटी ये है कि क्यों क्यों हो या ना हो, पर मैं तुम्हें ढूंढ के वापस लाता, मैं तुम्हें अपने पास रखता और मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी प्रॉमिस करता। वो शेंदाई को घूर के देख रहा था, जैसे वो उसके दिल के अंदर तक पढ़ना चाहता हो। फिर बोला, पर तुम बिलीव नहीं करते। तुम सोचते हो मैं चाइल्ड को इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक टॉप अल्फा हायर दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूज करता हूँ। शेंदाई का जवाब एकदम शार्प था। बोला, अगर क्यों क्यों नहीं होता तो तुम किसी और टॉप ओमेगा से बेबी करवा लेते। तुमने खुद बोला था। जुमोयो का फेस एक सेकेंड के लिए स्टिफ हुआ। फिर उसने एक ड्राई पेनफुल स्माइल देते हुए कहा, क्या मैं ही सिर्फ स्टूपिड बातें बोलता था? तुम्हें लगता है मैं जेन्युइनली मांग रहा था? शेंदाई ने सीधा बोल दिया, स्टूपिड नहीं था, तुमने बेस्ट ऑप्शन चूज किया वे करके। जुमोयो ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने अपनी फिंगर्स क्लास्प की, जैसे अपने वर्ड्स को अरेंज कर रहा हो। अदाई, उसकी वॉइस लो थी, स्टेडी थी। बोला, चलो स्मार्ट और मैच्योर एडल्ट्स की तरह बात करते हैं। मैं 100% ऑनेस्ट रहूंगा, तुम भी। ओके? शेंदाई ने बस एक सिंपल सा नॉट करते हुए कहा, ओके। जुमोयो ने स्टार्ट किया। बोला, इंसान सेंसिबिलिटी और नेशनलिटी से बनता है। मुझे बचपन से ही सिखाया गया कि रैशनैलिटी को डोमिनेट करना है, इमोशंस को रिड्यूस करना है या ऑलमोस्ट किल कर देना है। तो जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हें पसंद करता था, पर मुझे लगता था ये इमोशन इम्पोर्टेंट नहीं है। जुमोयो का टोन बिल्कुल ऐसा था जैसे वो अपना केस प्रेजेंट कर रहा हो, बुक जैसा, क्लिनिकल। बोला, इमोशन को इग्नोर करने का रिजल्ट ये होता है कि एक दिन वो तुम पे काउंटर अटैक करता है। जितना मैं सप्रेस करता गया, वो उतना स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर जब एक्सप्लोड हुआ तो अनकंट्रोलेबल था। उसने शेंदाई को देखते हुए कहा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं भी इंसान हूँ। मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह अपने लव्ड वन के साथ रहना चाहता हूँ। वो थोड़ा रुका, फिर एकदम ऑनेस्टली बोला, तुम जैसे बोलते हो ना, मैं वे करता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा रेज करता हूँ, तुम्हारी बॉटम लाइन टेस्ट करता हूँ। मैं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम चीजें लेना चाहता हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। फिर उसने सीधा वो लाइन बोल दी जो शेंदाई के चेस्ट पर हिट हुई। बोला, तो स्टार्ट में मुझे लगा मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, जब टाइम आएगा तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगे और क्यू क्यू को वापस मेरे पास ला दोगे। फिर तुम बस मेरी मिस्ट्रेस रहोगे और क्यू क्यू एक इलेजिटिमेट चाइल्ड। शेंदाई के फेस पे कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं आया, बस साइलेंस। पर वो हर वर्ड को एब्जॉर्ब कर रहा था। जुमोयो ने आगे बोला, फिर मुझे समझ आया ये बेट इनफ नहीं है, तो मैंने एंगेजमेंट कैंसिल की। फिर मैंने तुम्हें घर लाया। फिर मैंने तुमसे शादी करनी चाहिए। फिर मैंने तुम्हें मार करना चाहा। और एंड में जुमोयो की स्माइल थोड़ी सॉफ्ट हो गई। एंड में मैं तुम्हें वो सब देने को रेडी हो गया जो तुम चाहते थे। फिर उसने हल्का सा लाफ किया, ऑलमोस्ट सेल्फ मॉकरी में। बोला, ये लोगों का गेम है। मैं लाइफ में बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट कर चुका हूँ, बट ये पावर डिस्ट्रॉय करने वाला डील कभी नहीं। तुम मेरी लाइफ का टफेस्ट अपोनेंट हो। तुमने मेरे सारे चिप्स जीत लिए। शेंदाई ने लो वॉइस में बोला, मैं कुछ जीतना नहीं चाहता था। जुमोयो की आंखों में एप्रिसिएशन आई। बोला, बस यही तो प्रॉब्लम है, तुम जीतना नहीं चाहते और तुम्हें हारने का भी डर नहीं। वो थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करते हुए बोला, बैटलफील्ड में ना, जो इंसान डेथ से सबसे कम डरता है वही सरवाइव कर जाता है। जुमोयो की आंखों में एक स्ट्रेंज एडमायरेशन थी, रिस्पेक्ट भी, अजीब सा प्राइड भी। बोला, मोस्ट ओमेगा मेरी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते, उनके लिए तो ऑलरेडी जेनरस होता, पर तुम
तुमने एक स्टेप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तुम एंड तक डटे रहे। तो मैं जितना तुम्हें पुश करता गया उतना मैं खुद लूज करता गया। एंड में मैंने सारे चिप्स लूज कर दिए। तुमने मुझे एक टॉप अल्फा को डिफीट किया, और जो अपोनेंट मुझे डिफीट करता है वो मेरी लव और रिस्पेक्ट जीत जाता है। शेंदाई का फेस टाइटन हुआ, जैसे वो ये सब थ्योरी सुनकर खुद को स्टेडी रखना चाहता हो। वो रिफ्यूट करने ही वाला था, पर अचानक उसे यू बायोए की बात याद आ गई कि रियल टॉप प्रेडेटर वो होता है जो टॉप अल्फा को टेम कर दे। शेंदाई का थ्रोट ड्राई हो गया। जुमोयू ने जैसे शेंदाई का माइंड रीड कर लिया हो। बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें लगता है ये सब रिडिक्यूलस है। तुम बस इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं फिर से तुम्हें यूज करूंगा, तुम्हें फिर से हर्ट करूंगा। तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें मेरे अगेंस्ट कर देता है। फिर जुमोयू ने एक और डेंजरस ट्रुथ बोला, पर मेरे हिसाब से तुमने कभी गेम खेलना बंद ही नहीं किया। इवन अभी जो तुम बोल रहे हो हम कैसे गेट अलोंग करें, ये भी एक गेम है। ये भी तुम वे कर रहे हो, ये भी तुम बेट कर रहे हो। जुमोयू और पास आया। उसकी बॉटमलेस प्यूपल्स में सिर्फ शेंदाई का फेस रिफ्लेक्ट हो रहा था। बोला, यू लाइक मी, यू आर अफ्रेड ऑफ मी, यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कांट गेट रिड ऑफ मी। और तुम बार बार पुल कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि मैं सिंसियर हूं या नहीं। शेंदाई चुप हो गया, क्योंकि सच वही था। उसके अंदर का चाहो सडनली क्रिस्टल क्लियर लगने लगा। उसके अंदर रिसेंटमेंट भी था, फियर भी, और कहीं ना कहीं एडमायरेशन भी। दोनों पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे थे। पर सेफ्टी और डिग्निटी के लिए शेंदाई ने अपने इमोशन को सप्रेस कर दिया था, क्योंकि टॉप अल्फा के साथ गेम में एक गलत स्टेप का मतलब होता है नो रिटर्न। जुमोयू ने एक न्यू एग्जाम्पल दिया। बोला, तुम्हें पता है एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमंस ने वुल्व्स को कैसे डोमेस्टिकेट किया? उन्होंने अनटेम्ड वुल्व्स को किल कर दिया। जो कोऑपरेट करने को रेडी थे उनको रख लिया। फिर जुमोयू ने शेंदाई को डायरेक्टली देखा। बोला, तुम्हारे लिए भी अगर मैं सारे चिप्स हैंड ओवर ना करूं, अगर मैं कंप्लीटली टेम ना हो जाऊं, तो तुम मुझे किल करना चूज करोगे। शेंदाई ने एक डीप ब्रेथ ली। उसकी वॉइस लो थी पर फर्म। बोला, मुझे बस ये पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। जुमोयू की आईज सडनली जेंटल हो गई। बोला, अपने आप को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम अपने आप को समझते हो सो तुम जीत गए। फिर जुमोयू का टोन स्टेडी हो गया, जैसे वो बोला, अदाई, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा कि तुम मुझे माफ कब करोगे। मैं बस तुम्हें दिखाता रहूंगा लॉयल्टी, सबमिशन, प्रूफ। और फिर उसने स्लोली क्लियरली बोला वो जो एक्चुअली चाहता था कि, और जो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ क्यू के अल्फा फादर बन के रहना नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे ओमेगा बनो, मेरी वाइफ बनो। अगर तुम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हम स्लोली चलेंगे, लिटिल बाय लिटिल, पर मैं अपना गोल अचीव करके रहूंगा। शेंदाई एकदम स्टिल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंटर कौन है और प्रे कौन है। बस इतना पता था कि वो और जुमोयू एक दूसरे से कभी फ्री नहीं होंगे। ये एंटेंगलमेंट लाइफ टाइम का है। इधर कुछ टाइम का लीव लेने के बाद जब शेंदाई रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस आया तो कलीग्स का रिएक्शन सरप्राइजिंगली नॉर्मल था, जैसे सब लोग ऑलरेडी उसके एब्सेंस को डाइजेस्ट कर चुके हों। ऑफिशियली तो शेंदाई फ्यूनरल लीव पे था, लेकिन ऑनेस्टली ऑलमोस्ट सबको पता था। ये सब अंदाजा लगा रहे थे कि उसका इस पीरियड का गायब रहना किसी न किसी तरह जू चेंगचेंग के र्यूमर्ड मैटर से कनेक्टेड है। बस फर्क इतना था कि अब कंपनी के अंदर जू चेंगचेंग का नाम एक फॉरबिडन वर्ड बन चुका था।
नाम लेना अलाउड नहीं, साथ में मेंशन करना भी मना, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। शेंदाई ने भी धीरे धीरे अपनी स्किन थोड़ी थिक बना ली थी। उसने बिल्कुल नेचुरली वापस काम ज्वाइन कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रोफेसर लू शी के सजेशंस के हिसाब से उसका एससीआई पेपर यानी उसकी थीसिस काफी बार रिवाइज हुई थी। फाइनली 2 दिन पहले अप्रूवल आ गया था। अब शेंदाई का नेक्स्ट स्टेप था चेंग जिमाई के साथ डिस्कस करना कि पेपर किस जर्नल में सबमिट किया जाए। चेंग जिमाई का एक फ्रेंड बॉस्टन में एक वेल नोन एकेडमिक जर्नल में काम करता था, जो रिव्यूअर्स के प्रेफरेंसेस एनालिस करने में उनकी हेल्प कर सकता था। पेपर सबमिशन का सोचते ही शेंदाई के इमोशंस थोड़े मिक्स्ड हो गए, मतलब थोड़े एक्साइटेड भी, थोड़े नर्वस भी। अगर ये एससीआई आर्टिकल सक्सेसफुली पब्लिश हो गया तो उसकी एक्सपो के लिए अप्लाई करने की सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाएगी। एच कस्ट का रेयर अर्थ मेजर चाइना में टॉप पे था और साथ ही उसकी पीएचडी की रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रिक्ट थी। शेंदाई ने अपने लिए जो करियर प्लान बनाया था कि किसी भी हाल में 30 साल के पहले पीएचडी कंप्लीट करनी है, उसमें अब ऑलरेडी डिले हो चुका था। टेक्निकली वो अभी 30 का नहीं था, पर प्रोसेस ऑलरेडी थोड़ा लेट लग रहा था। पिछले 2 सालों में उसकी जिंदगी में इतनी चीजें हो चुकी थी, एक्सीडेंट्स, डेंजर, इमोशनल चाहोस और ऊपर से क्यू का बर्थ भी। इन सब के बाद भी अगर वो अपना डिसर्टेशन कंप्लीट कर पाया तो धीरे धीरे अपनी करियर ट्रैक पे वो वापस आ पाएगा, और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। शेंदाई जेन्युइनली ग्रेटफुल था कि वो अब भी खड़ा रह पाया। चेंग जिमाई ने अपने उस बॉस्टन वाले फ्रेंड के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सेट की। शेंदाई ज्वाइन हुआ। जिमाई का अपना एससीआई भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे था। तीनों के पास एक्सचेंज करने के लिए बहुत डेटा था। डिस्कशन काफी इंटेंस और प्रोडक्टिव रहा। मीटिंग खत्म होते होते लंच ब्रेक का टाइम हो गया था। चेंग जिमाई ने लगातार 2 बार यान किया और बोली, चलो खाना खाने चलते हैं। अब तो हमारा कैफेटेरिया फुल हाई एंड हो गया है। हेडक्वार्टर्स से काफी लोग भी अब इधर ही आके खाना खाते हैं। उसने वार्निंग देते हुए कहा, जल्दी चलना पड़ेगा, वरना तो वो सुपर टेस्टी टैरो ब्रेस्ड पोक फिर से खत्म हो जाएगा। शेंदाई थोड़ा अम्यूज्ड हो गया। फिर हंसी के साथ उसने पूछा, सच में इतना अच्छा है क्या? आज तुम तीसरी बार मेंशन कर रही हो। अरे सच में, चेंग जिमाई ने एग्जैगरेशन के साथ बोला। प्रिंस ने कहीं से एक नया शेफ हायर किया है। पता है, टेस्ट तो कई पॉपुलर रेस्टोरेंट से भी बेटर है। फिर उसने शेंदाई का आर्म हिलाते हुए ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, सब तुम्हारा ही तो क्रेडिट है। एक दूसरे को बार करते करते सभी लकी हो गए। सुनकर शेंदाई बस हेल्पलेसली स्माइल ही कर पाया। जैसे ही दोनों कैफेटेरिया के डोर तक पहुंचे, शेंदाई का फोन रिंग हुआ। कॉल करने वाला था चेंग राउजे, जुमोयू का असिस्टेंट। शेंदाई को बिना सोचे ही समझ आ गया कि ये कॉल जुमोयू से रिलेटेड ही होगी। उसने 1 सेकेंड हेसिटेट किया, फिर फोन उठा लिया। बोला, हेलो असिस्टेंट चेंग। चेंगोंग, आपने लंच कर लिया क्या? चेंग राउजे ने पोलाइट सी आवाज में पूछा। मिस्टर जू आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं आई हैव ईटन, शेंदाई ने तुरंत इंटरप्ट करते हुए बोल दिया। ओह, चेंग राउजे क्लियरली ऑकवर्ड हो गया था। चेंग जिमाई ने एल्बो से शेंदाई को हल्का सा नज किया और गेट की तरफ सिग्नल किया। शेंदाई ने देखा चेंग राउजे फोन हाथ में लिए अभी अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेट में एंटर हुआ था। डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, दोनों एक दूसरे को क्लियरली देख सकते थे। शेंदाई ने कॉल कट की और एक हल्की सी साय लेते हुए कहा, जिमाई तुम जाके खा लो। चेंग राउजे ने थोड़ा कफ किया और थोड़ा साइड ग्लांस से शेंदाई को देखते हुए बोला, बॉस जू ने बोला उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपको पिक करने भेजा। शेंदाई ने फ्रॉन करते हुए कहा, अनकंफर्टेबल क्यों? एग्जैक्टली नहीं पता, चेंग राउजे बोला। बस बोला कि आपसे मिलना है। वो ऑफिस में। एलिवेटर के अंदर नंबर्स रैपिडली चेंज हो रहे थे। शेंदाई उन्हें देखते हुए अपनी पहली राइड याद कर रहा था। पहली बार जब वो जू मोयू के पास गया था तो इसी प्राइवेट एलिवेटर में,
और चेंग राउजे ने ही उसे पिक किया था। उस वक्त भी उसे नहीं पता था कि ऊपर जाकर क्या होगा। और कल का सीन और उसके बीच के सारे इवेंट्स एक एक करके उसके दिमाग में रिप्ले होने लगे। शेनदाई ने दिल में एक गहरी साय ली। चेंग राउजे भी शायद सेम ही चीज सोच रहा था। वो हल्की स्माइल के साथ बोला, शेनगोंग, याद है पहली बार जब आप और मिस्टर जू मिले थे, इसी एलिवेटर में मैं आपको ऊपर ले गया था। हाँ, शेनदाई ने क्वाइटली रिप्लाई किया। दिल के अंदर उसने साइलेंटली ऐड किया, पर वो हमारी पहली मीटिंग नहीं थी। असल में उनकी पहली मीटिंग तो 5 साल पहले लेबोरेटरी में हो चुकी थी, जब जू मोयू ने उसे टेम्पररी मार्क दिया था। उस वक्त चेंग राउजे शायद ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। चेंग राउजे ने कैजुअली कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं पहली बार आपको देखकर काफी सरप्राइज था। आप सीनियर इंजीनियर हैं, टॉल हैं, फर्स्ट ग्लांस में ओमेगा लगते ही नहीं। आपका टेम्परामेंट भी बहुत यूनिक है। वो बोलते बोलते थोड़ा रुक गया। उस ब्रीफ मोमेंट में उसने सोचा, अगर उसे ये नहीं पता होता कि ये ओमेगा उससे बॉस से शादी करने वाला है, तो शायद वो खुद परस्यू करता। उसे हमेशा एक स्ट्रेंज सा प्रिमोनिशन था कि ये ओमेगा उसके बॉस के डिसिप्लिन, रैशनल, रूथलेस हार्ट में कुछ छोड़ के जाएगा। बस उसने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि ये ओमेगा पूरा का पूरा वहीं रह जाएगा, मतलब जू मोयू के हाथ में। थैंक यू, शेनदाई ने सॉफ्टली कहा। फिर थोड़ा थक के उसने ऐड किया, 2 साल हो गए हैं। जब वो मोटा सा इबोनी वुडन डोर फिर से उसके सामने खुला, शेनदाई को अचानक रियलाइज हुआ कि जो नर्वसनेस और टिमिडिटी उसमें पहले थी, जू मोयू से मिलते वक्त वो अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी थी। उसने साइलेंटली महसूस किया कि अब वो जू मोयू से उतना डरता नहीं था। सच तो ये है कि एक ओमेगा का अल्फा से डर, स्पेशली एक टॉप अल्फा से, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल या विल पावर से दूर होने वाली चीज नहीं होती। ये बिल्कुल उस इंसान जैसा होता है जो चूहे से डरता हो। रियलिस्टिकली इंसान चूहे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर भी फियर होता है साइकोलॉजिकल हिंट की वजह से। पर अल्फा और ओमेगा के बीच का केस और कॉम्प्लिकेटेड होता है। अल्फा फिजिकली भी ज्यादा स्ट्रांग होता है और ऊपर से उसके फेरामोन्स जो सीधा इंसान के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये डर सिर्फ माइंड का नहीं होता, बॉडी और माइंड दोनों का डबल प्रेशर होता है, जिसे रेजिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। पर अब सिचुएशन अलग थी। अब जू मोयू अपने एक्शन से धीरे धीरे शेनदाई के दिल का वो डर मिटा रहा था। ऑफिस के अंदर एंटर करते ही शेनदाई ने देखा जू मोयू सोफे पर पीठ के बिल लेटा हुआ है। उसके लेग्स नीचे लटक रहे थे, जैसे उनको रखने के लिए जगह ही कम पड़ रही हो। एक हाथ से उसने अपना फोरहेड ढका हुआ था, जिसे सच में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। बॉस जू, चेंग राउजे ने धीरे से आवाज दी। जू मोयू ने सर घुमाकर देखा। जैसे ही उसकी नजर शेनदाई पर पड़ी, उसने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से बुलाया, अदाई। शेनदाई पास आते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से मीटिंग चल रही थी, जू मोयू ने वीक वॉइस में कहा। इतना दिमाग खराब हुआ कि हेडेक ही हो गया और बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। उसका चेहरा सच में थोड़ा पेल लग रहा था। शेनदाई को देखकर लग रहा था कि ये एक्टिंग नहीं है। जू मोयू ने उसका हाथ पकड़ते हुए चेंग राउजे को एक लुक देते हुए बोला, तुम बाहर जाओ। चेंग राउजे बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहां से स्लिप हो गया। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? शेनदाई ने थोड़ा कंसर्न टोन में पूछा। जू मोयू ने एक गहरी सांस ली और बोला, बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं। मेन रीजन ऑब्वियसली जू चेंगचेंग ही है। जब से मेरी ग्लांस इंजर्ड हुई है ना, तब से मैं काफी वीक फील करता हूँ। वेट भी कम हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो सब फेरामोन्स की कमी की वजह से हो रहा है। फिर तो तुम्हें ऑफिस छोड़ के घर पे रेस्ट करना चाहिए ना? शेनदाई ने सीधा बोला। नहीं कर सकता ना, जू मोयू ने आंखें बंद करते हुए कहा। आज आफ्टरनून का बहुत काम पेंडिंग है।
फिर उसने आंखें खोलकर शेंदाई को देखते हुए कहा, अदाई, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? पहले बैठो। जुमोयू ने अपने पैरों के पास बिछे वूल कार्पेट की तरफ इशारा किया। शेंदाई चुपचाप नीचे बैठ गया। थोड़ा पास तो आओ। अदाई, और पास। शेंदाई थोड़ा सा और आगे सरका। जुमोयू ने पहले उसकी उंगली पकड़ी, फिर धीरे से अपनी फिंगर्स उसकी फिंगर्स के साथ इंटरट्वाइन कर दी। फिर उसने अपना चेहरा शेंदाई की तरफ घुमाकर सॉफ्टली कहा, अदाई, डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ तुम ही मेरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर सकते हो। सिर्फ तुम मेरी रिकवरी में हेल्प कर सकते हो। अगर ये ना हुआ तो मेरी बॉडी धीरे धीरे और खराब होती जाएगी। पहले मैं कभी इतनी जल्दी थकता ही नहीं था। शेंदाई ने अपने होठ हल्के से प्रेस किए और पूछा, तुम चाहते क्या हो एग्जैक्टली? मैं कैसे स्टिमुलेट करूं? उसने दिल में सोच लिया था कि अगर जुमोयू ने कोई एक्सेसिव या अनरीजनेबल डिमांड की तो वो उठकर चला जाएगा। वो जेन्युइनली चाहता था कि जुमोयू रिकवर करे, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक छोटी सी डाउट अभी भी थी कि क्या ये सब सच में मेडिकल रिक्वायरमेंट है या फिर जुमोयू और डॉक्टर मिलकर उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। जुमोयू ने सीधा और सिंपल सा जवाब दिया, बोला, बस थोड़ा सा अपने फेरामोन्स रिलीज कर दो ना मेरे लिए। उसकी आंखों में सिर्फ अफेक्शन और लॉन्गिंग थी। वो आगे बोला, मैं तुम्हारी खुशबू को बहुत मिस करता हूँ। जुमोयू जैसे इंसान के लिए जिसकी लुक्स ही इतनी ओवरपावरिंग हो, अगर वो इस तरह किसी को देखे तो सामने वाला काम रह ही नहीं सकता। शेंदाई के दिल में हल्का सा ट्रेमर हुआ। उनके हाथ जो एक दूसरे में इंटरट्वाइन थे, अचानक नम से लगने लगे, जैसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक हो। और जो जुमोयू की रिक्वेस्ट थी वो बिल्कुल भी एक्सेसिव नहीं थी, बस थोड़ा सा फेरामोन ही तो रिलीज करना था। आखिर ये तो मदद ही थी ना। शेंदाई ने हल्का सा नॉड करते हुए कहा, ठीक है। जैसे ही उसने हाँ बोला, जुमोयू ने हल्के से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों के कंधे ऑलमोस्ट टच हो रहे थे, उतनी दूरी जितनी किसी भी मोमेंट एक हग या किस में बदल सकती थी। शेंदाई ने धीरे धीरे अपने सूदिंग फेरामोन्स रिलीज करना शुरू किया। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, तुम आंखें बंद कर लो और अपने आप को रिलैक्स करो, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जुमोयू ने एक हल्का सा बेहद खूबसूरत सा स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें अपने पास देखना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। शेंदाई को अचानक अपना चेहरा गर्म होता महसूस हुआ। इसी बीच जुमोयू ने बिना किसी वार्निंग दिए चुपके से अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और एक ही झटके में शेंदाई का फेरामोन स्टिकर निकाल दिया। शेंदाई भी एक सेकंड के लिए पूरी तरह शॉक्ड रह गया। वो कुछ बोलता या प्रोटेस्ट करता उससे पहले ही जुमोयू साइड की तरफ मुड़ गया। उसके कंधों के आसपास अपना हाथ लपेट लिया और अपना चेहरा सीधा शेंदाई की गर्दन में छुपा लिया। उसकी नाक बिल्कुल उस ग्लैंड के पास थी जहां से एपिफिलियम जैसी मीठी खुशबू आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी सुकून भरी मदहोशी छा गई। शेंदाई ने दांत भींच लिए। उसे पता था कि उसे तुरंत दूर हटना चाहिए, पर सच ये था कि इस मोमेंट में उसके पास वैसा करने की ताकत ही नहीं थी। कितनी अच्छी स्मेल है। जुमोयू धीरे से मुरमुराया, मेरा बेबी कितना अच्छा स्मेल करता है। फिर हल्की पॉजिटिवनेस के साथ बोला, ऐसी खुशबू सिर्फ मेरी होनी चाहिए, सिर्फ मेरे फेरामोन्स के साथ मिलनी चाहिए, ताकि कोई और इसे महसूस ही ना कर सके। क्या तुम अब ठीक हो? शेंदाई ने थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछा। उसके दिल में फिर से वही फीलिंग आ रही थी, जैसे उसे इस बार फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। जुमोयू की आवाज में हल्का सा शिकायत भरा टोन था। बोला, तुम्हारे बिना मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? वो धीरे धीरे जैसे थक कर सोफे से नीचे फिसलने लगा और सीधा शेंदाई के ऊपर कारपेट पर आ गया। शेंदाई ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर इतना भारी
और जानबूझकर अपना वजन डालने वाली बॉडी को हटाना आसान नहीं होता ना। ज़ूमोयू, अपने आप को कंट्रोल करो। पर मुझे तुम्हारे फेरामोन्स चाहिए। ज़ूमोयू की नाक शेंदाई के गर्दन, कान और चिन के आसपास घूम रही थी, जैसे वो सिर्फ स्मेल ले रहा हो, पर असल में वो बीच बीच में चुपके से कई छोटी छोटी किसेस भी ले रहा था। मुझे तुम चाहिए हो, उसने धीरे से कहा। तुम ना। उससे पहले कि शेंदाई कुछ और बोलता, ज़ूमोयू ने सीधा उसके होठों पर किस कर लिया। पहले तो किस सिर्फ लाइट था, पर फिर धीरे धीरे उसने प्रेशर बढ़ाया। ये सिर्फ एक सिंपल किस नहीं थी, ये एक ऐसी किस थी जिसमें ढेर सारा दबाया हुआ इमोशन था। तड़प, अटैचमेंट, नीड और बेइंतहा कंट्रोल से भरी हुई लॉन्गिंग। ज़ूमोयू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक छोटी सी किस चुराना चाहता था, पर सिर्फ एक किस ने ही दोनों को पूरी तरह इमोशंस की लहरों में बहा दिया था। ये दो ऐसे दिल थे जो इतना कुछ सह चुके थे, फिर भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। ये दो ऐसी बॉडीज थीं जो पहले भी मार्क्स और बॉन्ड से जुड़ी हुई थी। जितना ज्यादा दोनों ने अपनी फीलिंग्स को दबाया था, उतनी ही ज्यादा अब वो अनकंट्रोलेबल हो रही थी। वो किस इतनी इंटेंस थी कि शेंदाई का पूरा दिमाग घूम गया। उसका माइंड पूरी तरह से उलझन में था, जैसे सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई हो। उसका पूरा बॉडी एक अजीब सी लस्ट भरी हवा में डूब गया था और हर एक सांस के साथ सिर्फ एक ही स्मेल महसूस हो रही थी, ज़ूमोयू की स्मेल। वो ज़ूमोयू की खास खुशबू, वुडी सी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी कड़वी, पर गहरी और डोमिनेटिंग। बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने जंगल की खामोश हवा, जैसे वो अकेला ही एक बड़े घने जंगल के बीच खड़ा हो। ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़, इतने घने कि रोशनी भी मुश्किल से ही अंदर आ पाए, इतने घने कि सिर्फ छोटे छोटे फूल और मांस ही जमीन पर जिंदा रह पाते हों। हर जगह ठंडक, शांति और एक अजीब सा गहरापन। उस जंगल में ऊपर देखने पर लगता है जैसे ये पूरी दुनिया सिर्फ उन ऊंचे पेड़ों की है और मैं बस एक छोटा सा इंसान हूँ, जैसे मेरी जिंदगी का ऑक्सीजन भी उसी पेड़ से निकल रहा हो और जो खुशबू दिल के अंदर उतर रही हो वो सिर्फ वही गहरी, शान से भरी, कड़वी मीठी सुगंध हो। इस वक्त शेंदाई का बॉडी और साउल दोनों पर सिर्फ उसी स्मेल का राज था। उसके अंदर जैसे एक अजीब सी भक्ति जैसी फीलिंग जाग रही थी, जैसे वो इस पुरानी, खामोश, ताकतवर जिंदगी के आगे घुटने टेक रहा हो और बिना सोचे समझे अपने आप को उसके हवाले करने को तैयार हो। तभी अचानक एक तेज, चुभने वाली रिंगटोन की आवाज उसके कानों में घुस गई। शेंदाई एक झटके में होश में आ गया और उसके दिमाग में फाइनली थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। इबॉनी फेरोमोन्स। शेंदाई और ज़ूमोयू एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दोनों एक सेकेंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। ज़ूमोयू ने तुरंत अपना फोन उठाया और म्यूट बटन दबा दिया। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो फोन को कच्चा ही चबा जाएगा। शेंदाई ने तुरंत ज़ूमोयू को धक्का दिया और हड़बड़ाकर सीधा हो गया। तब जाकर उसने नोटिस किया कि उसके शर्ट के बटन्स आधे खुले हुए थे। रूम के अंदर अब भी अल्फा और ओमेगा दोनों के फेरोमोन्स हवा में घूम रहे थे। ऑफिस का एटमॉस्फेयर नॉर्मली ठंडा होता है, पर इस वक्त पूरा कमरा अजीब सी एम्बिगुअस वार्म से भरा हुआ था। शेंदाई ने गुस्से में बोला, तुम फेरोमोन्स रिलीज कर सकते हो? तुमने मुझे झूठ बोला। नहीं, ज़ूमोयू तुरंत डिफेंड करते हुए बोला, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे फेरोमोन्स ने मेरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने बिना रियलाइज किए रिलीज कर दिया। मैं हर दिन रिहैब कर रहा हूँ, पर सिर्फ आज, सिर्फ अभी पहली बार मैंने फेरोमोन्स रिलीज किए हैं। शेंदाई ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अरे सच कह रहा हूँ, ज़ूमोयू एक्साइटेड टोन में बोला। मुझे सच में वही पुरानी फीलिंग वापस महसूस हुई अदाई। डॉक्टर गलत नहीं थे, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारे फेरोमोन्स से मेरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं। देखो।
शेनदाई दिल ही दिल में जुमोयू को कोस रहा था। अगर वो फोन की रिंग उस मोमेंट पर नहीं आ बजती तो पता नहीं जुमोयू और कितना आगे बढ़ जाता। उसने अपने आप को थोड़ा पीछे खिसका लिया, दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए, और जल्दी जल्दी अपने शर्ट की बटन्स बंद करने लगा और कूल टोन में बोला, मैं वापस रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। जुमोयू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, मत जाओ अदाई, मुश्किल से थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। अदाई, क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करना चाहते? शेनदाई की आंखें हल्की सी नैरो हो गईं। बोला, सच सच बताओ, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं, जुमोयू सीरियस होकर बोला। ये सच में पहली बार था जब इंजरी के बाद मेरे फेरोमोन्स रिलीज हुए। वो धीरे से शेनदाई के करीब आया और अपना सर झुकाते हुए बोला, अदाई, क्या तुम मेरी चोट देखना चाहोगे? शेनदाई थोड़ा रुक गया। उसकी नजर जुमोयू की गर्दन के पीछे लगे मेडिकल टेप पर गई, जो नॉर्मल फेरोमोन स्टिकर से काफी बड़ा था। जुमोयू ने धीरे से उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया और बोला, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उस एक छोटी सी गेस्चर ने शेनदाई का दिल हल्का सा नरम कर दिया। थोड़ी देर की हेसिटेशन के बाद उसने धीरे से टेप हटा दिया। उस टेप के नीचे एक गहरा सा स्कार था, जो ग्लैंड के ऊपर से तिरछा गुजर रहा था। स्कैप अभी अभी उतरा था और नीचे नया गुलाबी सा स्किन दिख रहा था, जिसमें स्टिचेस के निशान अभी भी साफ नजर आ रहे थे। ये चोट पूरे 6 स्टिचेस की थी। शेनदाई ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस स्कार को छुआ। उसकी उंगलियों को नया स्किन थोड़ा ज्यादा नरम महसूस हुआ। उसने हल्की आवाज में पूछा, क्या अभी भी दर्द होता है? जुमोयू ने धीरे से कहा, ये सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ अदाई, पर पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। उसने धीरे से शेनदाई की कमर को कस के पकड़ा हुआ बोला। शेनदाई कुछ पल के लिए चुप हो गया। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ ना, जब मैं एंगेजमेंट पार्टी में था और तुम हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग टेबल पर, बोलते हुए जुमोयू की आवाज हल्की सी कांप रही थी, बोला, तुम कितने डरे होंगे, कितनी तकलीफ में होगे और मुझसे कितनी नफरत करते होगे। उसने शेनदाई को और टाइटली हग करते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों माफ नहीं कर पाते। सच बोलूं तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाता। शेनदाई ने धीरे से कहा, उस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर रुककर वो बोला, सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने फेरोमोन सप्रेशन का यूज करके मुझे मजबूर किया क्यू को खत्म करने के लिए। आई एम सॉरी, जुमोयू धीरे से बोला। उसकी आवाज में शर्म और अफसोस दोनों साफ थे। शेनदाई ने धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पर क्यू रोज बड़ा हो रहा है, वो हमें फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है और मैं हमेशा अपने आप को पास में बांध कर नहीं रख सकता। जुमोयू ने सर उठाया और बिना पलके झपकाए शेनदाई को देखते हुए पूछा, तुम जिस बेस्ट फ्यूचर की कल्पना करते हो अदाई, क्या उस फ्यूचर में मैं भी हूँ? शेनदाई ने भी जुमोयू की तरफ देखा। उस गहरी प्यार से भरी आंखों में पहली बार उसने सचमुच सीधा झांक कर देखा। उस प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत की जो उन आंखों में छुपा था, और उसी वक्त अपने दिल की आवाज को भी उसने पहली बार सच में सुना। सच तो ये था कि शेनदाई जुमोयू के बिना रह सकता था। उसने कितनी बार अपने आप को समझाया था, कितनी रातों को अपने दिल को पत्थर बनाया था। उसने हजारों दफा सोचा था, अब कभी इस इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। उसने अपने आप को समझा लिया था कि दर्द जिंदगी का हिस्सा होता है और इस दर्द को झेलना ही पड़ता है। लेकिन उतनी ही बार उसने ये भी सोचा था, अगर जुमोयू सच में उससे प्यार करता तो शायद सब कुछ अलग होता, चाहे जितनी भी बेरहमी से उसके साथ बुरा हुआ हो। फिर भी
वो अपने दिल की इस छुपी हुई चाहत को कभी पूरी तरह मिटा ही नहीं पाया और इसी बात ने उसे शर्मिंदा भी किया, गुस्सा भी दिलाया और अंदर से तोड़ भी दिया। इसीलिए उसने अपना पूरा दिल बस यादों के साथ ही दफना दिया था। पर जज्बात एक बीज की तरह होते हैं, चाहे उसके ऊपर कितनी भी भारी चट्टान रख दी जाए, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालकर फिर से उग ही जाते हैं। अब शेनदाई समझ चुका था, वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता और ना ही और ज्यादा अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर सकता है। इसीलिए उसने सिर्फ धीरे से अपना सर हिला दिया, बस एक छोटा सा नॉड। पर उस छोटे से नॉड का मतलब बहुत बड़ा था। जुमोयू की सांस एक पल के लिए रुक सी गई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और रिलीफ दोनों एक साथ चमक उठे। उसने जोश में आकर शेनदाई के कंधों को पकड़ लिया और बोला, ये इस साल में मिली सबसे अच्छी खबर है अदाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा और सबसे अच्छा फ्यूचर कैसा होता है। शेनदाई ने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, फिर तुम पहले अपने एक्शन से प्रूव करो और प्लीज कंपनी में ऐसे प्राइवेट काम मत किया करो। ओके, जुमोयू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा दाई। शेनदाई कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर बोला, एक चीज और। क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। ये सुनते ही जुमोयू एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्यों? उसने धीरे से पूछा। मैं दोबारा कभी वो फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता जिसमें मैं अपने आप को खो दूं। शेनदाई ने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, मैं दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहता। जुमोयू ने धीरे से सर झुका लिया। उसके दिल में एक अजीब सी दर्द भरी खामोशी फैल गई। फिर वो हल्का सा हंस पड़ा, पर उस हंसी में दर्द साफ था। फिर वो बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। शेनदाई से मिलने से पहले उसका एक ही रूल था कि जिंदगी में कभी किसी को मार्क नहीं करना। ये टॉप अल्फाज का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। पर आज वो उस ओमेगा को मार्क करना चाहता था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और वही ओमेगा उसे मना कर रहा था, एक बार नहीं, बार बार। सुनो, शेनदाई ने धीरे से समझाते हुए कहा, तुम शायद सोचते हो कि अल्फा का ओमेगा को मार्क करना ही रिलेशनशिप का सबसे बड़ा गोल होता है, पर सच ये है कि मार्क धोया भी जा सकता है और रिश्ता खत्म भी हो सकता है। मेरे लिए मार्क एक नेचुरल प्रॉमिस होना चाहिए, जो दो लोग इमोशनली कनेक्ट होने के बाद खुद ब खुद होता है, ना कि सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के थ्रू जबरदस्ती बांधना। वो तो उल्टा होगा ना, जैसे गाड़ी के आगे घोड़ा लगाने जैसा। जुमोयू ये सब सुनकर सच में शॉक था। ये बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव था उसके लिए। इसीलिए शेनदाई ने कामली कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दो मैच्योर और इंडिपेंडेंट इंसान बनकर आगे बढ़ें। तुम अपनी गलतियां सुधारो, मैं अपना ग्रोथ करूं। दोनों मिलकर ट्रस्ट और रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करें, ना कि सिर्फ मार्किंग के थ्रू सारी प्रॉब्लम्स को एक ही झटके में सॉल्व करने की कोशिश करें। जुमोयू का दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। शेनदाई की बातों में हमेशा एक अजीब सी पावर होती थी, जो उसके दिमाग के सारे शोर को धीरे धीरे चुप कर देती थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया अदाई, जो तुम कह रहे हो वही बात मेरी माँ ने भी मुझसे कही थी कि प्यार मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शेनदाई ने सर हिला दिया, बोला, हाँ बस वही तो। फिर ठीक है, जुमोयू ने धीरे से कहा, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम खुद मुझ पर यकीन नहीं करना सीख जाते, जब तक तुम खुद रेडी होकर मार्क नहीं एक्सेप्ट ना करो, जब तक तुम अपनी मर्जी से मेरे ओमेगा बनने के लिए तैयार ना हो जाओ। उसने आगे झुककर शेनदाई के माथे पर एक हल्की सी किस दी और प्यार भरी आवाज में कहा, माय वाइफ। जब शेनदाई शाम को ऑफिस से निकला तो उसे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि जुमोयू
एग्जैक्ट टाइम पर उसके ऑफिस के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चाहे दोपहर को ही उसने प्रॉमिस किया हो कि कंपनी में पर्सनल मैटर्स नहीं करेगा, पर ये टॉप अल्फा अपने तरीके से चलने वाला इंसान था ही कहाँ। 1 इंच मिलता तो सीधा 1 माइल लेने की कोशिश करता। शेंदाई ने अपना सामान पैक किया, बैकपैक कंधे पर डाला और उसके पास आते हुए बोला, मैंने हाँ नहीं कहा था। तुम्हें ऑफिस से पिक करना कोई एक्सेसिव पर्सनल मैटर नहीं है, जुमोयू ने बिल्कुल कामली जवाब दिया। नॉर्मल कपल्स और हस्बैंड वाइफ भी तो यही करते हैं ना। पर तुम कंपनी के बॉस हो, ये सेम कैसे हो सकता है? शेंदाई इधर उधर देखते हुए बोला। पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कलीग्स तो ये सब बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। जो भी मिलता सब बॉस जू करके उसे ग्रीट कर देते। बॉस भी तो इंसान होता है, जुमोयू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उन्हें भी प्यार होता है, शादी करनी होती है और बच्चे पालने होते हैं। उसने बोलते बोलते शेंदाई का हाथ पकड़ लिया और साथ ही उसका बैकपैक भी ले लिया। फिर बोला, हम दोनों काम में इतने बिजी रहते हैं, अगर के काम के बाद भी साथ टाइम स्पेंड ना करें तो तुम मुझसे शादी कब करोगे? बैग मुझे दे दो, शेंदाई ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो देख रहा था कि उसका सिंपल सा पुराना ब्लैक बैकपैक जुमोयू के महंगे टेलर सूट के साथ बिल्कुल मिसमैच लग रहा था। इट्स ओके, जुमोयू ने रिलैक्स टोन में कहा। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम कंपनी का दिया हुआ बैग इतने सालों तक यूज करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा वाला चूज कर देता ना। तब तुम कंपनी में थे भी नहीं। शेंदाई ने हाथ बढ़ाकर बैग लेते हुए कहा, वापस दे दो, ये बिल्कुल तुम्हारे साथ मैच नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ मैच हो जाते हो वही काफी है। जुमोयू ने उसका हाथ पकड़कर सीधा बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा। शेंदाई को अभी भी पब्लिक में जुमोयू के इतना क्लोज रहने की आदत ही नहीं हुई थी। जू फैमिली की कंपनी का हर टाइल पर चलते वक्त उसे हमेशा एक हल्का सा गिल्ट फील होता था, जैसे वो कुछ गलत कर रहा हो। जब दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर आए, शेंदाई ने देखा कि जुमोयू की कार साइड में खड़ी थी। उसने कहा, तुम घर जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, रोज थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके, जुमोयू ने कार से उतरते हुए ड्राइवर को देखकर कहा, तुम जाओ, मैं उसके साथ वॉक करके घर जाऊंगा। जुमोयू ने हल्की सी स्माइल के साथ शेंदाई को देखा और बोला, चलो साथ में घर चलते हैं। दोनों हाथ पकड़कर अपार्टमेंट की तरफ चलने लगे। ये एक बिल्कुल आम सी सड़क थी। लेफ्ट साइड ट्रैफिक चल रहा था, राइट साइड छोटी छोटी दुकानें और उनके बीच एक नजर आता शाम का हल्का गोल्डन सनसेट। जो लोग पास से गुजर रहे थे वो कभी कभी जुमोयू को देखकर रुक जाते। उसकी पर्सनालिटी और लुक्स नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करते थे, पर कंपनी के दायरे के बाहर ज्यादा लोग स्ट्रेंजर्स पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए तो ये सिर्फ एक कपल था जो काम के बाद हाथ पकड़कर घर जा रहा था, बिल्कुल आम जिंदगी का एक हिस्सा। चलते चलते जुमोयू ने पूछा, आज क्या क्या किया तुमने? शेंदाई ने कैजुअली बताया कि वो SCI पेपर पब्लिश करने का प्लान कर रहा है और चेंगजिमाई और उसका एक फ्रेंड एज कंसल्टेंट उनकी हेल्प कर रहे हैं। जुमोयू ने तुरंत ऑफर करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर दूं? नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, शेंदाई ने मना कर दिया। उसके बाद दोनों काफी देर तक प्रोजेक्ट और काम की बातों पर कैजुअली डिस्कस करते रहे। रास्ते में एक सुपरमार्केट आया तो शेंदाई रुक गया। बोला, मुझे अंदर से कुछ सामान लेना है। क्या चाहिए? अंकल हैंग को बोल देते, घर डिलीवर हो जाता, जुमोयू ने सजेस्ट करते हुए कहा। नहीं, बस थोड़ी सब्जी और डेली यूज का सामान ही तो लेना है, शेंदाई ने हेल्पलेस टोन में कहा। इतनी छोटी चीज के लिए इतने लोगों को परेशान करना जरूरी नहीं होता यंग मास्टर। जुमोयू हल्का सा हंस दिया। बोला, तुम मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो ना? मेरी लाइफ ऑलरेडी इजी है, शेंदाई ने शांति से कहा। बच्चे की केयर के लिए लोग हैं, ऑफिस पास है, घर जाओ तो खाना रेडी मिलता है, ये काफी है।
उसने ज़ुमोयू की तरफ देखते हुए ऐड किया, मैं चाहता हूँ कि क्यूक्यू एक नॉर्मल और सेल्फ रिलायंट एनवायरनमेंट में बड़ा हो। समझ गया अदाई। ज़ुमोयू ने बिना आर्ग्यूमेंट किए मान लिया। बोला, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुपरमार्केट के अंदर जाकर शेंदाई ने अपनी सुबह वाली लिस्ट निकाली। थोड़ी सब्जी, थोड़ा मीट, एक पैकेट रॉक शुगर और एक बॉटल टॉयलेट क्लीनर। दोनों ट्रॉली लेकर शेल्फ्स के बीच घूमने लगे। ज़ुमोयू को देखकर लग रहा था जैसे वो पहली बार सुपरमार्केट आया हो। हर चीज उसके लिए नई और इंटरेस्टिंग लग रही थी। कभी चिप्स का पैकेट, कभी फैंसी सॉस की बोतल, कभी रैंडम सा स्नैक। वो बिना सोचे समझे ट्रॉली में चीजें डालता जा रहा था। शेंदाई ने अचानक देखा और बोला, अरे ये सब क्या ले लिया? ये मॉप हेड हमारे घर के मॉप के साथ मैच ही नहीं करता। ओह, मुझे लगा ये रैग है। ज़ुमोयू ने एक अजीब शेप वाली चीज उठाते हुए बोला, ये क्या है? स्मार्ट मॉप। शेंदाई हंस पड़ा। बोला, तुम्हारे पास बिल्कुल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है क्या? कभी सुपरमार्केट आए भी हो? आया हूं ना, जब छोटा था। शेंदाई ने क्यूरियस होकर पूछा, जब तुम बाहर पढ़ रहे थे तब खुद का काम खुद मैनेज नहीं करते थे क्या? नहीं, आंट लैंड मेरे साथ कुछ लोगों को भेज देती थी। ज़ुमोयू ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा पूरा टाइम पढ़ाई और सोशलाइजिंग में जाता था। मैंने 6 साल का बैचलर और मास्टर सिर्फ 2.5 साल में कंप्लीट कर लिया था। शेंदाई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये नॉर्मल है। ज़ुमोयू बिल्कुल कैजुअली बोला, लिमिटेड टाइम को सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर लगाना पड़ता है। प्लीज़ बेकार चीज़ें मत उठाओ। शेंदाई ने स्मार्ट मॉप को वापस शेल्फ पर रखते हुए कहा और हल्की सी साय ली और बोला, अभी से मुझे क्यूक्यू के फ्यूचर के लिए टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं, ज़ुमोयू ने कॉन्फिडेंटली कहा, हम लोग जल्दी थकते नहीं हैं। बस दिन में 4 घंटे की नींद और पेट भर खाना मिल जाए बस काफ़ी है। फिर अचानक ज़ुमोयू को कुछ याद आया। वो थोड़ा झुक गया और धीमी आवाज़ में बोला, पर अब सिचुएशन अलग है। मेरे ग्लैंड्स डैमेज हैं, इसलिए आजकल मैं जल्दी थक जाता हूँ। आज दोपहर भी सेम ही हुआ था। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ थे। शेंदाई ने सिर्फ एक ग्लास दिया, जैसे बोल रहा हो, ज़्यादा एक्टिंग मत करो। शॉपिंग खत्म हुई तो 2 प्लास्टिक बैग्स बने। दोनों ने एक एक बैग उठाया, पर ज़ुमोयू ने हाथ छोड़ना नहीं चाहा। बैग के साथ साथ उसने शेंदाई का हाथ भी कस के पकड़ रखा था। शेंदाई को धीरे धीरे ये छोटी छोटी एवरीडे वाली चीज़ें अच्छी लगने लगी थीं। महंगी गाड़ियों और लैविश डेट से ज़्यादा उसके दिमाग में दोनों की जिंदगी का सिंपल वर्जन था। बिल्कुल आम सा, बिल्कुल नॉर्मल सा।